निवेश का सफर हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन हाँ, निवेश को लेकर बुनियादी बातें एक सी रहती हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप निवेश की बारीकियों को पहले समझें और फिर अपने अनुसार उन पर अमल करें। निवेश की एबीसीडी में हम निवेश की बातें तो करेंगे ही, लेकिन निवेश की दुनिया से जुड़ी शख्सियतों की जुबानी करेंगे ये तमाम बातें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर डीपी सिंह। डीपी सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। शुरुआत तो हम बाजार की चाल के ही साथ करेंगे जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। क्या कहती है बाजार की चाल आपको? निवेश करें या दूर रहें? क्या ये गिरावट यहीं समटेगी या आपको लगता है कि अब जिस तरह की अपवर्ड मूवमेंट की हम बात कर रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है जो हमने पिछले 1-1.5 साल में देखी है? क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, गिरावट और चढ़त तो बाजार का एक जिसको बोलते हैं कि इनसेपरेबल एक हिस्सा ही है। ये तो चलता रहेगा और ये गिरना भी, बाजार का गिरना एक अच्छी बात भी है, क्योंकि एक ही तरफ की जो चाल होती है वो हमेशा कभी किसी को सोचने का मौका नहीं देती। ऐसे व्यक्ति में ऐसे जब समय आते हैं, कभी भी हमने देखा, अगर हम इतिहास में नजर डालें बाजार के, तो ये तो होता ही रहता है। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। जहां तक सवाल है कि इसमें पैसा डालें या नहीं डालें, तो पैसा तो देखिए, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बाजार में पैसा हमेशा एक डिसिप्लिन वे में हमेशा डालते ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति सोचते रह गए थे कि मार्केट बहुत ऊपर है, उनको एक मौका मिला है, वो अभी बाजार में पैसा डाल सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने मुनाफे पे बैठे हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, दोनों चलते रहेंगे। जब तक दोनों तरफ के जो निवेशक बाजार में नहीं होंगे तो बाजार का मायने नहीं है। परंतु हमें एक बात का मालूम है, अभी तो ये जो गिरावट आई है, एक चिंता बनी हुई है कि ये नया वेरिएंट जो कोविड का है उसके बारे में। परंतु मेरा जो निजी मेरी जो धारणा है वो ये है, क्योंकि हम बहुत कॉशियस हैं, बहुत सावधान हैं, शायद हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले 2 सालों में, बहुत रिसर्च हुई है वैक्सीनेशन के ऊपर। तो अभी हमें वो चीज देखने को नहीं मिलेगी जो एक बुरा समय हमने 2-1.5 साल में पिछली बार देखा, शुरुआत में या दूसरी वेव में। तो हम समझ जाएंगे। और ये कुछ लोगों का ये भी विचार है कि ये बहुत माइल्ड है, और कुछ लोगों का विचार है अभी इस पे चल रही, परंतु इसमें ये कुछ मेरे हिसाब से बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस अपना काम करेगी। एंड ये बाजार जो है, जो अभी गिरा हुआ लग रहा है, जरूर संभलेगा, ऊपर भी जाएगा। हमारे कंपनीज, हमारे व्यापार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और व्यापार के जो फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तो किसी बात की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके नज़रिए से ये समझना चाहूँ, क्योंकि देश का सबसे बड़ा फंड हाउस आप चलाते हैं, जो बाजार में गिरावट हम देख रहे हैं, अगर इसको ही एनालाइज हमें करना हो तो क्या आप ऐसा मानेंगे कि बाजार काफ़ी महंगे हो गए थे और ये जो करेक्शन हम फिलहाल देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं अच्छी वैल्यू पर खरीदारी करने का मौका है और आने वाले वक्त में जो खरीदारी आज की जाएगी वो आपको आगे फल देगी? जरूर, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी निवेशक जो हैं, वो जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो के लिए तो अच्छा है कि इस समय पे करेंगे तो उनकी एवरेजिंग होएगी। या जो साइड लाइन पे बैठे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें अभी उनको दोबारा एंटर करने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से चिंता का विषय नहीं। बाजार जरूर महंगा है, परंतु वो तो इसलिए महंगा है क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उन लोगों को समझ आ रही है, कई सारी पॉजिटिव बातें हो रही हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है, अभी जीडीपी के आज भी जो आंकड़े आए हैं वो भी अच्छे आए हैं, आने वाले समय में और भी अच्छे आने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट्स बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका मुनाफा बढ़ रहा है। तो ये जो फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं उसको जो बाजार है पहले ही फैक्टर कर लेता है। तो उसकी वजह से बाजार, ऐसा नहीं है कि लोग बिना सोचे समझे पैसे डालते जा रहे हैं। जो ज्यादा स्पेशली जिनकी हम बात करते हैं कि जो हमारे FIIs हैं, जो घरेलू अपने इंस्टीट्यूशन है, जो पैसा डालते हैं वो सोच समझ के डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी रिसर्च के बस लोग पैसा डालते जा रहे हैं। हाँ, मेरे को उन लोगों की चिंता जरूर है जो बिना सोचे समझे, जिन लोगों ने एक तरफा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किए
या जिन्होंने और जो अल्टरनेट चीज़ें जो क्रिप्टो वगैरह में पैसे लगाते रहे या बिना रिसर्च के जो पैसा लगाया मार्केट में, उन लोगों के बारे में मेरे को बहुत चिंता है। पर मेरा तो बार बार यही कहना है कि भैया अगर पैसा लगाना है इक्विटी मार्केट में, जो स्पेशली जो छोटे निवेशक हैं उनको तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आना चाहिए और ये एक सबसे बढ़िया जरिया है। परंतु फिर वापस आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए, बाजार महंगा जरूर है पर ये जो वैल्यूज अभी आई हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत गिरे हैं, ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन भी है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा एक स्टैगर्ड वे में डालना शुरू करना चाहिए जो लोग वेट कर रहे थे। अच्छा डीपी सर, इस बाजार में अगर आपको अपना कोई पोर्टफोलियो बनाना होता तो आप क्या खरीदते? एसेट एलोकेशन आपका कैसा होता, क्यों होता? देखिए, ये जो एसेट एलोकेशन है, एक तो उसमें ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हर एक व्यक्ति के लिए एसेट एलोकेशन एक डिफरेंट थी, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से। अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मेरा 80% पोर्टफोलियो जो है वो इक्विटीज में ही है। परंतु एक बात ये भी है कि पिछले 2-3 महीनों में मैंने और एडिशनल पैसा इक्विटी में नहीं डाला, ये भी है। और मैंने डाला है तो थोड़ा थोड़ा करके डाला है। जैसे कल कुछ था तो मैंने पैसा डाला, तो उसमें यही है कि मैं तो इक्विटी में डालने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं अभी भी डालूंगा तो इक्विटी में ही डालूंगा और कुछ थोड़ा थोड़ा करके अपना मैं इसको हिस्सा बढ़ाता रहता हूँ। मेरे लिक्विड में पैसे पड़े हुए हैं 20% 25%, तो उनमें से पैसा निकाल के मैं अपने इक्विटीज में और डालूंगा। तो परंतु मेरा पोर्टफोलियो, इसलिए मैं इसको ये नहीं बोलता कि इसको रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए, क्योंकि मैं इस बाजार में हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, पिछले 5 से 7 साल से मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। परंतु जब मैं एक आम निवेशक, स्पेशली उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने अभी बाजार में पैसा नहीं डाला, जो अब बहुत कम डाला है, तो उनको इस वक्त पे बाजार में पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए, चाहे 2%, 3%, 5% ऑफ देयर सरप्लस। बट अगर वैल्यू क्रिएट करनी है, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इक्विटी में पैसा लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का हमने जिक्र किया तो मुझे आपसे ये भी जानना है कि निवेश का सफर आपका कब शुरू हुआ? निवेश को लेकर आपको समझ कब आई? बहुत लेट समझ आई। अगर मेरे को पहले समझ आती तो शायद कहानी अलग होती जी। मेरा जो इक्विटी में पार्टिसिपेशन में, जब मैं आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माय 40s। अच्छा, ओ। तो पहले नहीं समझ आई, किसी ने नहीं बताया या नहीं समझ पाया। तो जैसे एक साधारण एक सैलरीड पर्सन होता है कि ठीक है सेफ्टी और उसमें एफडी में रख दो, या पहले इतना वो नहीं होता था, सरप्लस भी ज्यादा नहीं होता था। परंतु आज की डेट में ये चीज हो गई है कि हर एक व्यक्ति के बाद, क्योंकि लोगों की आमदन भी बड़ी है, जो व्यक्ति आज की डेट में एक नौकरी ज्वाइन करता है एट द स्टार्ट इटसेल्फ, ही डेफिनेटली हैज अ सरप्लस। तो मेरी दरख्वास्त, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सबमिशन उनसे यही रहेगी, प्लीज स्टार्ट अर्ली, प्लीज स्टार्ट इन ए डिसिप्लिन वे। और जब तक आपको पूरा विश्वास ना हो कि आप बाजार की बारीकियों को जानते हैं, आपको मालूम है कि कंपनी को कैसे रिसर्च किया जाता है, कैसे उसका भविष्य देखा जाता है, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के जरिए से पैसा डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही सही है। और एक बात मैं आपको और इसमें ऐड करना चाहूँगा, मैं तो इस इंडस्ट्री में पिछले अभी करीब 23-24 साल में से हूँ, तो अभी मेरे को जो समझ आ रहा है कि जितनी मेहनत, जितनी कंपनीज के बारे में नॉलेज जो फंड मैनेजर या एनालिस्ट जितनी मेहनत करते हैं, वो जिस कॉस्ट पे आपके लिए मेहनत करते हैं, वो बिल्कुल भी कॉस्ट बहुत ही कम है। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी छोटे व्यक्ति को, छोटे निवेशक को पैसा लगाने से पहले सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू ही पैसा लगाना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपसे ये पूछनी है कि बड़े शहरों में तो जागरूकता है ही म्यूचुअल फंड्स को लेकर, निवेश की कुछ बारीकियों को लेकर काफी हद तक, लेकिन छोटे शहरों में आप कैसे निवेशकों को निवेश के बारे में न सिर्फ समझा रहे हैं बल्कि उनको प्रेरित भी कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के पीछे आप किस तरह का काम कर रहे हैं छोटे शहरों में, इसको लेकर कुछ जानकारी दें।
देखिए कविता जी, मेरा जो विचार है कि छोटे शहरों में भी पहली बात तो जागरूकता उतनी कम नहीं है जितनी हम समझते हैं। अच्छा। क्योंकि पिछले दिनों में, क्योंकि इंटरनेट की वजह से और जो एक जरिए हैं, माध्यम है जो आज जिसके थ्रू लोगों को नॉलेज मिलती है, वो हर एक व्यक्ति, चाहे वो बॉम्बे में बैठा हो, चाहे वो बालासोर में बैठा हो, या वो कभी कहीं मलेरकोटला में बैठा हो, सबके पास वही है, सबके पास वही चीजें अवेलेबल हैं। एक तो वो बात, दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे उनके एडवाइजर हैं या बैंक्स हैं जो इन स्कीम्स को बेचते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उनके दिमाग में एक चीज डालनी बहुत जरूरी है कि ये जो काम हम लोगों का पैसा लेके उसमें निवेश करते हैं, ये एक बहुत ही नोबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। इसमें कभी भी किसी को अपना फायदा देख के नहीं, बल्कि सिर्फ निवेशक का फायदा देख के अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें मालूम है, जैसे हम हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एडवाइजर्स हैं छोटे शहरों में, उनको हम बार बार यही बात बोलते हैं कि इस समय जब लगता हो कि बाजार तेज है, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको हाइब्रिड फंड ही बेचने चाहिए। और हम ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भी यही कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने जो बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया था, पिछले 2 महीनों में ही हमने 14,500 करोड़ उसमें इकट्ठा किया था। आज की डेट में 22,000 करोड़ हो गया, उसकी आज की वैल्यू 22,000 करोड़ हो गई है। और वो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आपको लिए इक्विटी बहुत जरूरी है, परंतु वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। जब हम देखेंगे कि ज्यादा इसका एलोकेशन करना है, हम कर देंगे, जब कम रखना है तो कम रखेंगे। तो वो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम वो मैसेज हर जगह, हर गांव, हर शहर में दे पाए। और आपको बता दूं, मेरे को बहुत खुशी होगी कि ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड हमने लॉन्च किया, इसमें हमें पैसा 94% पिन कोड्स ऑफ द कंट्री से आया। पूरे देश में जितने पिन कोड्स हैं उसके 94% पिन कोड से हमारे पास कोई ना कोई निवेशक है। तो उससे हमें ये हुआ कि हम एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माध्यम से बता पाए हैं, पहुंच पाए हैं हर जगह कि ये इक्विटी में लगाना भी जरूरी है और किस तरह से लगाना चाहिए। और वही बात हम एडवाइजर्स के थ्रू, बैंक ब्रांचेस के थ्रू, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या और कोई निजी क्षेत्र का बैंक हो या सरकारी क्षेत्र का बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, सभी के थ्रू हम यही मैसेज देना चाहते हैं। और उस मैसेज को निवेशकों ने बड़ी संजीदगी के साथ रिसीव किया है और पैसा उसमें उन्होंने डाला है। निवेश की बारीकियां हम समझ रहे हैं डीपी सिंह से, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जिस तरह से इस फंड की सक्सेस ने सुर्खियां बटोरी हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर निवेशकों को अच्छी तरह से समझाइश दी जाए, अगर उन्हें जागरूकता मिले, उन्हें साक्षरता दी जाए, उन्हें जहां तक आर्थिक आज़ादी या निवेश की पूरी प्रक्रिया के बारे में ही अगर समझाने की बात हो, अगर वो ठीक से किया जाए, ढंग से किया जाए, तो आपको बिल्कुल निवेश आता हुआ दिखाई देगा। लोग अपनी आर्थिक बागडोर अपने में लेने को हमेशा तैयार होते हैं, सिर्फ उन्हें जरिया नहीं पता होता। साथ ही म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी व्हीकल है जिसमें आप इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं छोटी से छोटी राशि में। लेकिन आज की जो हमारी युवा जनरेशन है, डीपी सर, जो मिलेनियल्स हैं, वो म्यूचुअल फंड के आगे भी कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, एवेन्यूज को कंसिडर करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं क्लियरली क्रिप्टो करेंसी की बात करना चाहती हूँ, जिसको लेकर अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में हमें समझ में आ जाए किस तरह से इसको सरकार ट्रीट करना चाहती है, आरबीआई किस तरह से इसको ट्रीट करना चाहती है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे ये समझना है कि कुछ लोग तो हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, पैसे भी डाल देते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ वही निवेशक हैं, जब बात आती है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की, तो हमसे 10 सवाल पूछते हैं। जबकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले। ऐसा क्यों है? देखिए, लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि जवाब देने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्रिप्टो करेंसी में जवाब देने वाला ही कोई नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इतने लगाए थे, इतने बन गए, और उसमें डिमांड कहाँ से आ रही है और सप्लाई कहाँ से आ रही है वो किसी को मालूम नहीं है।
सरकार भी बड़ी संजीदगी के साथ आज सोच रही है इसके बारे में। आज मैं दोपहर में जब संसद में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी तो मैं भी उसको सुन रहा था। तो लोग किसी को टेक्निकली किसी को मालूम नहीं था। वो जो लोग यही कह रहे थे लोगों का पैसा बनाया, लोगों ने पैसा लगाया है, उसके बचाव आप कैसा करोगे, तो उनका कैसे आप ध्यान रखोगे। अरे सरकार तो एक आपको बता सकती है कि हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, आप अपने हिसाब से रिस्क लीजिए। युवा पीढ़ी का क्या रहता है कि वो थोड़ा इसमें दूसरों को देख के उसने 2 लाख लगाया था तो 4 लाख हो गया, जिसने और 4 लाख लगाया तो मैं भी 5 लाख लगा देता हूँ। और मेरे को उस बात का बहुत दुख होता है। देखिए आज की डेट में 2 दिन बाजार गिरा और लोगों में इतनी हैरानी है, और जबकि ये एक टेम्परेरी चीज है, बाजार गिरा। और क्रिप्टो करेंसी, मेरे एक सहयोगी हैं, उन्होंने मतलब सिर्फ देखने के लिए सिर्फ 10,000 रुपया डाला करीब 15 दिन पहले क्रिप्टो करेंसी में, और उसकी आज की वैल्यू 4,000 है, 5,000, 4,500 रुपये है। तो अगर वो म्यूचुअल फंड में हो जाए तो पूरे देश में हाहाकार मचेगी। परंतु इसमें जिसका पैसा जाता है वो बोलता नहीं है, और जिसका पैसा गिरता है वो बोलता नहीं है कि मेरा पैसा कम हो गया, क्योंकि उसको किसी ने बताया तो है नहीं। उसने ये अपने बलबूते पे ही एक लोगों की सुन के, लोगों की बात सुन के ये पैसा लगाया। मेरे को भी मालूम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा। जो चीज समझ नहीं आती तो उसके बारे में क्या बात करें। तो मेरे हिसाब से कोई रेगुलेशन नहीं है, और रेगुलेशन है भी तो दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। आई थिंक पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस फॉर द टाइम बिंग। बिल्कुल, जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती है, एक खाका सामने नहीं आ जाता, तब तक तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे इस हमारी खास पेशकश में, तो आपने कहा कि 40 साल की उम्र में आपने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहली गलती तो आपने खुद कहा कि लेट हो गए। उसके बाद कोई गलती हुई आपसे निवेश में, निवेश विकल्प गलत चुन लिया, या समय के लिहाज से, टाइम होराइजन के लिहाज से कहीं पर कोई गलती हुई? कोई गलती निवेश को लेकर जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? नहीं, गलती सिर्फ यही हुई कि बहुत जब शुरू भी किया तो बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी के साथ किया। परंतु उसका गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तक समझ आती है तो उसमें टाइम लगता है। परंतु ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू क्रिएट हुई, तो जब जरूरत थी, जब एक दूसरा गोल सामने आया कि आज मेरे को अपना मकान लेना है मुंबई में, तो उसी में से पैसा निकाल के मकान लिया। और आज की डेट में मैं, अगर वो ये मेरे को मालूम है, अगर मैंने उस टाइम पे भी अगर इक्विटी में पैसा नहीं लगाया होता तो मैं मुंबई में अपना मकान नहीं खरीद सकता था। मेरे इतने वो नहीं थे, तो वो इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने सही, फिर भी बोलता हूँ कि कंपैरेटिवली सही टाइम पे लगा लिया था। मैंने 40 साल की उम्र में लगाना शुरू किया, तो अब मैंने अपना पहला घर खरीदा तो मैंने 52 साल की उम्र में खरीदा, तो अच्छा उसमें मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ। दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद भी फिर जब सरप्लस निकला तो उसमें उसको इक्विटी में डाला। तो इसलिए मेरे को कोई ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की, क्योंकि मैं एक चीज समझ आ गई कि हर रोज अपनी वैल्यूएशन देखनी नहीं है। हर रोज कुछ अगर ज्यादा बढ़ गया तो बहुत खुश नहीं होना है, वैल्यूएशन कम हो गई तो नाराज नहीं होना है, क्योंकि अपनी ये एक चीज मान के चलनी है कि इक्विटी में जो रिटर्न है वो एक स्ट्रेट लाइन, एक बैंक के ब्याज की तरह तो नहीं आएगी। ये तो वोलेटिलिटी के साथ ही आएगी। और वोलेटिलिटी जो है उसी को अपना फ्रेंड मानना है, उसी से पैसा बनेगा। जब वोलेटाइल होता है, जब पैसा बाजार बहुत गिरता है तो थोड़ा पैसा और लगा दो, चढ़ता है तो ठीक है, उसमें आपको वैल्यूएशन बनती है। तो उसमें सबसे बड़ा सब मैंने ये सीखा कि इसकी तरफ देखो मत, रोज रोज देखो मत, जब आपको जरूरत हो तब उसकी तरफ देखो। अगर हम देखते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो मेरे को इक्विटी में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए कभी नहीं डालना। पैसा डालना, जो पैसा मेरे को अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में चाहिए, वो कभी भी इक्विटी में मत डाल। उसमें अगर आपको पैसा बन गया तो आपकी किस्मत। कोशिश ये है कि पैसा 3 साल से 5 साल के बीच में ही बनता है, अगर आप बना के रखते हो। हाँ, अगर आपका 1 साल में आपका गोल हो गया, आपका 50% मिल गया, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु अगर वो 1 साल में 20% कम है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार अपने आप आपको पैसा वापस दे देगा, आपका पैसा वापस भी आएगा और ज्यादा रिटर्न के साथ आएगा। तो अभी आपके और फाइनेंशियल गोल्स क्या है, या आपकी बकेट लिस्ट अगर कोई है तो क्या है? माई बकेट लिस्ट इज वेरी सिंपल। अच्छा। अदर देन माई ओन हाउस, मेरा रियल एस्टेट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पूरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और मैं फाइनेंशियल एसेट्स में ही बहुत खुश हूँ।
और उसमें पूरी लिक्विडिटी है। आज भी मेरे कुछ मित्र जो बाहर से चंडीगढ़ से आए हुए थे वो बात कर रहे थे कि हम बॉन्ड्स में पैसा लगवाते हैं, हम अनलिस्टेड में पैसा लगवाते हैं। मैंने उनको यही बोला कि भैया सब ठीक है, आप एक चीज जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी, तो अगर आपके निवेशक को पैसा चाहिए हो तो आप लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करोगे? सही बात है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए से उसी बॉन्ड में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड जिस बॉन्ड में आप पैसा लगा रहे हो उसमें भी आप कितना खर्चा लेते हो? कहता है 1% लग जाता है। तो मैंने कहा तो अगर 1% खर्चा वहां देना है तो 1% म्यूचुअल फंड को क्यों नहीं देते जहाँ पे आपको लिक्विडिटी पूरी की पूरी मिलती है? तो एक कलेक्टिव स्कीम है, इसमें 500, 1000, 2000, 50,000 लोग पैसा डालेंगे, तो कितनों को पैसा चाहिए होगा? 100 को, 200 को। तो आपके एक निवेशक को अगर पैसे चाहिए तो आप लिक्विडिटी पे क्यों? आपकी जो बात है ना कि म्यूचुअल फंड एक बहुत सही जरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पेनिट्रेशन, हमारी पहुंच अभी तक इन्वेस्टर्स में बहुत कम है। हम अभी सिर्फ 20 से 22% जो डिपॉजिट्स का सिर्फ AUM है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और हर एक व्यक्ति के लिए ये व्यापार अवेलेबल है। निवेशक के लिए बहुत ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं और एक एडवाइजर के लिए अपने निवेशकों को बताने के लिए बहुत स्कोप है। और कभी इस पे डिस्टर्ब नहीं होना कि यार अभी ये फिनटेक आ गई। फिनटेक बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रही है फिनटेक कंपनीज, और वो एक नई तरह के निवेशक को लेके आ रही हैं। पर एक नॉर्मल निवेशक जो एडवाइजर है उसको ये समझना चाहिए कि आपके पास बिजनेस इतना ज्यादा अवेलेबल है कि आप किसी से घबराइए मत, सिर्फ लोग के पास जाइए, लोगों आप समझिए और लोगों को सही तरीके से समझाइए। आज के दिन में हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में पैसा लगवाइए। हमने तो अपने फंड हाउस को, SBI म्यूचुअल फंड को, वी आर पोजिशनिंग इट एज हाउस ऑफ हाइब्रिड्स। हम ये कहते हैं कि हमारे हाइब्रिड्स में पैसा इक्विटी फंड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। क्योंकि हम ध्यान रखेंगे निवेशक के पैसे का, कब डेट में डालना है, कब इक्विटी में डालना है। अगर वो निवेशक खुद करने लगे, 2-3 चीजें, एक तो उसको पता नहीं लगता कब करना है, सही बात है। दूसरा, जब भी वो करता है तो वो टैक्स ट्रिगर हो जाता है। हाँ। अगर म्यूचुअल फंड करता है तो उसको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ। कि हम खुद ही उसको तो लॉन्ग टर्म टैक्स या शॉर्ट टर्म टैक्स एज पर जैसे भी जब भी वो निकालेगा समय के हिसाब से या जो टैक्स लाज है उसके हिसाब से पैसा लगेगा। परंतु मेरा तो ये विचार है कि हाइब्रिड्स में पैसा बहुत आना चाहिए इस लेवल पे मार्केट के, और उसके बाद जो है निवेशकों को, नए निवेशकों को लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ पर मेरा फोकस न सिर्फ मिलेनियल्स पर होगा, लेकिन नए निवेशक जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, मेरे ख्याल से अब वो समय आपको लगता नहीं है कि चला गया है जब हम कहते हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको पूरा फोकस डेट पे रखना चाहिए। अगर आपने अपनी प्लानिंग सही तरह से कर रखी है तो मेरे ख्याल से इक्विटी में भी आप निवेश करके आपके पास कमाई का तो मौका बनता ही है, बशर्त है कि आपके पास जो आपकी रेगुलर इनकम है उसका बंदोबस्त हो जाए पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कविता जी आप, ये बहुत जरूरी है। और आज की डेट में तो हमारे पास तो ऐसे निवेशक भी आए हैं जो 80 साल की उम्र में है, और उन व्यक्ति को जब हमारे किसी एक एडवाइजर ने बोला कि आपको अपना पैसा डेट में लगाना चाहिए, तो उनका आगे से जवाब ये था, अरे ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास अपने लिए पैसा बहुत है, मेरे पास पेंशन बहुत आती है, मेरा रूटीन का ये पैसा तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, एंड आई वांट टू क्रिएट वेल्थ फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इसको पूरा इक्विटी में डालिए और अग्रेसिव इक्विटी में डालिए। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मार्केट में। और दूसरा जो आपने बोला कि चाहे रिटायर भी हो गए हैं और लॉन्जिविटी बढ़ रही है, 60 साल 65 साल जो उम्र है उसमें तो व्यक्ति को अभी 25-30 साल और जीना है। बिल्कुल। तो अगर वो इस कम जो ब्याज दर है उसमें अगर पैसा डालेगा तो नेगेटिव रिटर्न लेगा, तो उसके लिए और चिंता का विषय है। यहाँ पे तो इक्विटी में तो डालना जरूरी है ही, पर वो कितना प्रतिशत डालना है वो डिपेंड करेगा उसके पास सरप्लस कितना है। हाँ। having 5 years of money जो उनके पास अवेलेबल है आज की डेट में अगले 5 साल के लिए, तो उनको सारा पैसा इक्विटी में डाल देना चाहिए। बिल्कुल। हर 5 साल का पैसा है हाइब्रिड में या किसी ऐसे उसमें डालना चाहिए जो उनका अगले 4-5 साल का ध्यान रख सके। उसके अलावा जितना पैसा वो सारा इक्विटी में ही होना चाहिए, बशर्ते उसका उम्र का सवाल ही नहीं है। सही बात है।
आपकी उम्र जो भी हो, अगर आपको ये पता है कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, और वेल डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि इक्विटी पोर्टफोलियो में केवल लार्ज, मिड और स्मॉल कैप ही नहीं बल्कि ओवरऑल एसेट एलोकेशन का अगर आपने ध्यान रखा हुआ है, तो आपको ना ही बाजार से डरने की जरूरत है और ना ही बाजार के उतार चढ़ाव से। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी जी, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए, और निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।